गूगल डॉक्टर सी मैं गूगल को गलत नहीं कह रहा हूँ। अब तो फ्यूचर में मुझे आपको क्या लगता है ये जो गूगल है वो क्या डॉक्टर को रिप्लेस कर सकेगा? हमारी लाइफ का ये समझिए कि 5 से 7 साल जो है हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और ये नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हुए धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने ये सारी चीजों का एक रिसर्च डेटा बैंक तैयार किया और उस हिसाब से हम दवाई देते हैं जानने की खातिर। तो वो एक अच्छा स्टेप है, वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। अगर आप इंडिया में गूगल करोगे ऑटिज्म के बारे में तो वही इंफॉर्मेशन होगी, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सर्च करोगे तो वही इंफॉर्मेशन होगी। इनका काम पूरा है। जब आप गूगल पे पूरा दिन निकालोगे गेटिंग नथिंग। ऑस्ट्रेलिया में गाइडलाइन ही है, स्क्रीनिंग गाइडलाइन हर एज के हिसाब से स्क्रीनिंग जरूरी है। फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, इस हिसाब से हर हिसाब से वहाँ पे एज वाइज स्क्रीनिंग नहीं आती। वही तो मैं चेक करवाते रहिए और रिपोर्ट्स लेते रहिए। सो इसकी वजह से एवरी 6 मंथ अगर आप करते हैं, या मैं कहता हूँ कि कभी कभी कुछ डॉक्टर्स तो जो है वो अगर उनकी ओपीडी ज्यादा भी होती है तो वो आपको 1 साल में एक बार बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स आपको हर 3 महीने में या 6 महीने में। ऐसा जरूरी नहीं। अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो आप 2 साल में कराइए। हाँ। लेकिन अगर आप डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, आपकी कोई पास्ट ऑपरेटिव हिस्ट्री है, then it is mandatory to do every 6 months to Always try to go to your closest and nearest doctors, visit them, take their opinions, take their medical advices, और कभी भी आपको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नैप नेविगेटर। मैं डॉक्टर ज़किया। मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई केयर फॉर यू वाइल यू आर स्लीपिंग। और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वाजिद, जो एक डेंटल सर्जन होने के बावजूद एक रिसर्चर है, एक एंटरप्रेनर है और जिनकी एक इनोवेशन कंपनी है डेंट इनोवेशन, और इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी डेंट इनोवेशन एजुकेशन है। वेलकम डॉक्टर वाजिद टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मन। आज जो भी मैं कहूँगा वो सारे शब्द अल्लाह की तरफ से होंगे। मैं सिर्फ बोलने वाला एक जरिया हूँ, और मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो एक रिसर्च और मेरे पढ़ाई के दौरान या मेरे एजुकेशन के दौरान या मेरी जॉब या मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के दौरान जो भी आई हुई है उसके रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। तो हो सकता है कि कहीं आपको इससे आप इख्तिलाफ रखते हो तो आप जो है वो हमें इसके बारे में बता सकते हैं, हमें करेक्ट भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। So thank you very much, Dr. Zakia. Thank you for this brave step. I really like it and keep ahead. So let's discuss. Once again, welcome डॉक्टर वाजिद। आज हमारा टॉपिक है गूगल डॉक्टर। आज की ये स्मार्ट दुनिया में जो गूगल डॉक्टर बन बैठे हैं उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। आपका क्या कहना है डॉक्टर वाजिद गूगल डॉक्टर्स के बारे में? गूगल डॉक्टर मैं गूगल को गलत नहीं कह रहा हूँ। अब तो फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि चैट जीपीटी डॉक्टर्स, बार डॉक्टर्स या एआई जनरेटिव टूल्स डॉक्टर्स भी आएंगे जल्दी, बिकॉज नाउ डेज गेटिंग इन्फॉर्मेशन इज टू इजी, और बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन जो है वही ले रहे हैं, नॉलेज पे कोई फोकस नहीं कर रहा। तो एवरीबडी कैन कॉल देमसेल्व्स एज अ डॉक्टर, बट रियल डॉक्टरी इज समथिंग डिफरेंट. And you also aware about that things. You did by yourself how hard it is, how much struggle in it. You are aware, and we survived anyhow. So it's difficult step कि एक डॉक्टर बनना जो है वो इतना आसान नहीं होता है। सिर्फ पढ़ लेना जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही जरूरी है। और गूगल जो है वो आपको एक इंफॉर्मेशन देता है, नॉलेज नहीं। आज हर इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है। हर ड्रग की इंफॉर्मेशन, हर डिसीज की इंफॉर्मेशन, हर सिम्टम्स, हर साइंस। आपको क्या लगता है ये जो गूगल है वो क्या डॉक्टर को रिप्लेस कर सकेगा? From my personal perspective, it's quite hard.
अभी बहुत सारे रिसर्च एंड इनोवेशंस हो रहे हैं, जैसे अभी मेरा रिसर्च डिजिटल हेल्थ पे भी चल रहा है। हम लोग भी बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, बहुत सालों से रोबोटिक्स पर भी इनोवेशंस हो रहे हैं। बट स्टिल जो एक मेन चीज है कि एआई या रोबोटिक्स या गूगल या कोई भी ऐसी चीज जो आने वाली है वो ह्यूमन डॉक्टर्स को नहीं बदल सकती है, बिकॉज लास्ट मिनट जो डिसीजंस लेना होता है हमारी फील्ड में, वो डिसीजंस एक गूगल डॉक्टर्स नहीं ले सकता है। सो दैट्स व्हाई इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अभी एआई जनरेटिव्स ने जो है बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं शॉर्ट टर्म्स में, बट स्टिल they are bit afraid of doing things which is not in their hands. तो लास्ट मोमेंट पे सर्जरीज में, मेडिसिन में क्या होता है हमें ही पता है, बिकॉज वी आर वर्किंग विद दैट। नॉलेज इज द पावर। जो गूगल डॉक्टर बन बैठे हैं आज के जमाने में, जो सर्च कर रहे हैं हर चीज गूगल पे, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे तो मेरा बच्चा जो है वो 6 साल का अली ज़ैन है, वो भी गूगल सर्च करता है। गूगल सर्च करना गलत नहीं है, गूगल से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और गूगल के पास जो है वो एक डेटा बैंक है, एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो उसमें डाली गई है, वो इंफॉर्मेशन आपको देगा। सो ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में। इंफॉर्मेशन तो पूरी दुनिया के पास है, बट उसको अप्लाइड नॉलेज में ट्रांसफर करने की जो ताकत होती है वो होना जरूरी है, और वो एक ह्यूमन डॉक्टर ही कर सकता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है गूगल डॉक्टर्स की? पहले तो जैसे हमने बात शुरू की कि गूगल डॉक्टर्स, तो गूगल डॉक्टर्स और हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं कि ह्यूमन डॉक्टर्स और गूगल डॉक्टर्स में क्या फर्क है। सो स्टार्ट करते हैं कि एक डॉक्टर बनने में, जैसे कि अगर मैं और आप बनते हैं डॉक्टर, तो मिनिमम हमारी लाइफ का ये समझिए कि 5 से 7 साल जो है हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। नॉट अबाउट मनी बट टाइम। हम 5 साल में, 7 साल में हम लोग कितना सीखते हैं, हम कौन कौन सी चीजों पर फोकस करते हैं, हम कितनी ऐसी सारी चीजें हैं जो नई नई इजाद होती है और उसके बारे में पढ़ते हैं, और इंफॉर्मेशन हमारे पास भी आती है। बट उस इंफॉर्मेशन को जब हम पढ़ाई में होते हैं तो वो इंफॉर्मेशन को हम लोग प्रैक्टिकली हमारे प्रोफेसर्स की निगरानी में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए एक एथिकल कमेटी होती है, उसके लिए एक पूरी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो दवाई या वो ट्रीटमेंट या वो कोई भी चीज जो मेडिकल साइंस में आज है, तो से अलग अलग डॉक्टर्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, और ये नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हुए धीरे 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 वो लोग आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से उन लोगों ने ये सारी चीजों का एक रिसर्च डेटा बैंक तैयार किया है, और उस हिसाब से हम दवाई देते हैं। हमारे लिए बहुत सारी चीजें देखी जा सकती है जो गूगल आपको चेक नहीं कर सकता है। कुछ लोग अभी चैट जीपीटी पर भी ये सारी चीजें कर रहे हैं कि ये सिम्टम्स है, फिर ये सिम्टम्स है, फिर ये सिम्टम्स है। वो स्टेप बाय स्टेप बताता जाएगा, बट वो एक मशीन है। मशीन इंसान को ट्रीट नहीं कर सकती, इंसान मशीन को ट्रीट कर सकता है। ये एक कंसेप्ट आप प्रॉपर्ली समझ लीजिए। ये गूगल डॉक्टर से पेशेंट और डॉक्टर की जो रिलेशनशिप होती है उस पे क्या इम्पैक्ट होता है? गूगल की जो इंफॉर्मेशन है वो एक तरह से अगर कोई पेशेंट लेकर आता है इंफॉर्मेशन के तौर पर हमारे पास, तो बहुत अच्छा है। बिकॉज समटाइम्स आपने भी फील किया होगा डॉक्टर ज़किया कि कभी कभी हम कुछ पेशेंट को कोई चीज बताना चाहते हैं, कुछ चीज समझाना चाहते हैं, तो वो हम एग्जैक्टली वो सारे वर्ड्स उसको समझा नहीं पाते हैं। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स को अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है और वो गूगल करता है सिर्फ अपनी जानने की खातिर, तो वो एक अच्छा स्टेप है, वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। लेकिन कितने होते हैं ना कि नहीं डॉक्टर साहब, गूगल पे तो ये लिखा है, गूगल पे तो ये लिखा है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। सी, आपका गूगल जो है वो आपका फैमिली डॉक्टर्स नहीं है। आपका गूगल आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं जानता है, आपके दादा को क्या बीमारी थी, आपके डैड को क्या बीमारी, ये सारी चीजें गूगल नहीं जानता है। गूगल जानता है तो कितना, कि आपने जो उसको क्वेश्चन किए हैं उतना। तो आप तो वैसे रॉकेट के बारे में पूछ लो, वो रॉकेट के बारे में भी बताएगा। तो क्या आप रॉकेट खा लोगे? नहीं। सो वैसे जो मेडिसिन उस पर दी जाती है वो एक आपको रेफरेंस होता है, और गूगल जो है वो खुद नीचे लिखता है, मेंशन करता है
कि टेक द डॉक्टर्स एडवाइस। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नॉलेज नहीं दे रहा हूं। सो एक डॉक्टर जो है वो 5 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद वो अंडर ऑब्जर्वेशन 1 साल इंटर्नशिप करता है। इंटर्नशिप करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद वो अपनी प्रैक्टिस में डे टू डे लाइफ में 50, 20, 25 पेशेंट देखता है, उसकी अलग अलग प्रॉब्लम सुनता है। वो सारी चीजें सुनने देखने के बाद वो एक अपना नजरिया बनाता है और उसके बाद वो आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। मान लीजिए कि अगर आप गूगल पे जाएंगे, अभी बहुत सारे केसेस आपने भी देखे होंगे कि साइकोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। गूगल पे जो है वो इंफॉर्मेशन है साइड इफेक्ट्स की भी और इफेक्ट्स की भी। उसकी साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है। आपने कभी देखा है कि पैरासीटामोल से कोई किसी को कभी बीमारी हुई हो? आपने इतने साल प्रैक्टिस की, नहीं देखा। तो साइड इफेक्ट्स तो है, सारे एनएसएआईडी की साइड इफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल, हम डाइक्लोफेनाक ले लें तो उसकी भी साइड इफेक्ट है, एसिक्लोफेनाक की भी साइड इफेक्ट्स है। और कोई भी मेडिसिन ये है कि ह्यूमन बॉडी के लिए डोज में ली जाए तो वो एज अ पॉइजन है। बट उसी वजह से तो प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर्स लिखा जाता है कि भाई डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करने दो, वो बेस्ट पर्सन है आपके बॉडी के फिजिकल के हिसाब से। आप मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, आपके हिसाब से आपको वो डोज देगा। तो गूगल तो ये नहीं कर सकता है। गूगल के लिए तो क्या है, आपने इंफॉर्मेशन डाली, उसका ये एक जो है ना वो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इनपुट डालते हो, आउटपुट आता है। आपने जैसे कि किसी मशीन में मैदा डाला तो बन निकल के आता है, उसको सिखाना नहीं है, वो उसमें एक इंस्टॉल्ड सिस्टम है कि जिसकी वजह से आप कुछ चीज डालते हो वो कुछ चीज देता है। इट्स अ मशीन। तो मशीन जो है वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। उसको नहीं पता आपके फादर को डायबिटीज है, उसको नहीं पता आपकी मम्मी को जो है वो मेंटल इश्यूज है, वो तो आपको कोई भी दवाई प्रिस्क्राइब कर देगा, तो वो आप नहीं ले सकते हो। और एवरी ड्रग, मैंने ये पढ़ा है अपनी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज में कि एवरी ड्रग अगर कुछ नहीं है तो लास्टली एलर्जीज तो उसमें है और है ही। तो आप एलर्जी को बीमारी नहीं गिनते हो? तो हर ड्रग की एलर्जी होती है, अलग अलग है। एलर्जीज से जान भी जा सकती है, तो क्या उसको हम सीरियस नहीं लेना चाहिए? तो इस वजह से तो फिर एलोपैथी प्रैक्टिस ही बंद कर देनी चाहिए कि भाई एलोपैथी से जो है एलर्जी होती है और मर जाते हैं। यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा भी है कि एनाफाइलेक्टिक शॉक और ये सारी चीजों से बहुत सारे बच्चों की जान भी गई है। ऐसा नहीं है कि नहीं है वर्ल्ड में ये सारी चीजें, बट इट्स अ रेयरेस्ट केस। बात कर रहे थे डॉक्टर और पेशेंट्स की, तो सी आप डॉक्टर्स के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करके उसका इन्फॉर्मेशन का आंसर ले सकते हो। बट कुछ पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो स्पेशली साइंस पढ़ लिया होता है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीवन, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पैथी है वो पैथी है। ओके, एलोपैथी के प्रैक्टिशनर्स एलोपैथी को अच्छे से जानते हैं, आयुर्वेदा वाले आयुर्वेदा को जानते हैं, डेंटल वाले डेंटल को अच्छे से जानते हैं। सो कभी कभी ये होता है कि जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ तो मैं आपसे भी बहस कर लेता हूं कि एलोपैथी, यू आर एलोपैथी डॉक्टर। तो ये जो है, तो अगर पेशेंट, तो हम लोग तो जो है वो डॉक्टर्स हैं और हमने कुछ पढ़ा भी है, फिर भी हम डिस्कशन करते हैं और लास्टली एग्रीमेंट पे ये होता है कि जिसकी फील्ड है वो आंसर देगा। पेशेंट जो है वो कभी कभी बोलते हैं ना, जिद पकड़ लेता है कि मैंने ये देखा है तो यही सही है, या गूगल ने कहा है तो यही सही है, कि विकिपीडिया बता रहा है तो यही सही है, या ये .com या वो .com या ये बता रहा है तो वही सही है। सी समटाइम्स जो है ना, दो डॉक्टर्स भी अगर कोई एक दवाई दे रहे हैं तो वो दो डॉक्टर्स के बीच में भी जो है वो कंडीशंस को लेके और एक दूसरे को समझ को लेके और एक्सपीरियंस को लेके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। इसी वजह से तो हमारी फील्ड में आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और लास्टली इसी वजह से हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं कि ऐसे अगर डिफरेंट चीजें आएंगी, जैसे कि बुखार, अगर सिंपली बुखार लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुखार से कोई मर नहीं जाता है। हाँ, पर अगर वो बुखार जो है वो डेंगू की हुई तो पेशेंट मर भी सकता है। सो यही चीज है कि आप कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोस कर रहे हो और कौन से स्टेज पे उसकी क्या दवाई कर रहे हो, वो सारा नॉलेज जो है वो एक्सपीरियंस के थ्रू एक डॉक्टर्स को आता है, जो गूगल के पास नहीं है। गूगल एक मशीन है, उसको आप अपनी लाइफ का एक ऑप्शंस मत बना लो। अभी तो बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं चैट जीपीटी और उसको ही अलग एक ऑरा में चल रहे हैं। तो ये सारी मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अंडरस्टैंड, आर्टिफिशियल, नॉट रियल इंटेलिजेंस। रियल इंटेलिजेंस तो आपके डॉक्टर के पास होगा, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया है, उसने प्रैक्टिकल्स किया है। जिन्होंने पेशेंट को दवाई दी है
उनके पास अलग एक ही तरह के सिम्टम्स से 10 पेशेंट आए हैं और उन्होंने दवाई दी है, उन्हें एक्सपीरियंस है। ऐसे के ऐसे तो हम 7-8 साल नहीं पढ़ लेते। आई अग्री। और सी मैं आपको एक हमारी वो किस्सा बताते हैं कि हम लोग जब यहाँ आए, ओके, ऑस्ट्रेलिया में आए, तो हमने कभी ऑटिज्म के पेशेंट नहीं देखे थे इंडिया में कम है। डाउन सिंड्रोम काफी कम, ओके, लेकिन हम पढ़ते हैं सिर्फ, ओके, एक बुक के एक चैप्टर में सिर्फ एग्जाम के रिलेटेड हम लोग उसको याद कर लेते हैं या उसके थ्रू हो जाते हैं, ओके। अब क्या कह रही हो, अब वही चीज जब आप ऑस्ट्रेलिया में आकर देखती हो तो क्या है उसका? काफी पेशेंट है ऑटिज्म के, डाउन सिंड्रोम के। अगर आप इंडिया में गूगल करोगे ऑटिज्म के बारे में तो वही इंफॉर्मेशन होगी, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में सर्च करोगे तो वही इंफॉर्मेशन होगी। इंफॉर्मेशन तो दोनों जगह पर सेम ही है, ओके, बट ड्रग यहाँ पर कौन सी दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन से टाइम पे दी जाएगी, उसका एक्सपीरियंस आपको ज्यादा होगा या जो यहाँ पर प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स हैं उसको ज्यादा होगा? यही प्रैक्टिशनर्स सही है। तो गूगल तो सब जगह पर सेम है। अब आप यही चीज को लेकर जीत करने के लिए डॉक्टर्स के साथ बैठ जाओगे तो आपके और डॉक्टर्स के जो है वो इतने सालों से डॉक्टर्स जो है ना, अभी बहुत सारे इंडियंस और ये वो निकाला है, ट्रेंड निकाला है कि कसाई हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, ऐसे पैसे ले रहे हैं, वैसे पैसे ले रहे हैं। दैट ऑल आर अ बुलशिट। एक डॉक्टर जो है वो आपकी केयर करता है, वो अपने जिंदगी के 8 से 10 साल 15 साल एक प्रैक्टिस में डालता है। पैसा तो जाने दो, हम पैसे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर उसने जितना टाइम एक डिग्री लेने के लिए दिया है ना, उसका हाफ टाइम भी अगर वो बिजनेस को या कोई और चीज को देता, अरे क्रिकेट को देता, तो उसकी भी आईपीएल में मिचेल स्टार्क से ज्यादा वैल्यू होती। और एक डॉक्टर जो अपनी लाइफ दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, अपना पूरा जिंदगी के अच्छे जो यंग एज होती है वो पूरी वो झोंक रहा है उसमें, वो सीख रहा है, और वो आके जब एक दवाखाने में बैठता है तो आप गूगल पे सर्च करोगे और 2 मिनट में आप डॉक्टर बन जाओगे। तो वो उसने क्या किया है? तो फिर तो वो तो क्रिकेटर बनता, क्यों वो डॉक्टर बना? ये हमारी क्राउड के लिए है कि जब हमारा फर्स्ट डे होता है मेडिकल कॉलेज में तो हमें एनाटॉमी की लैब में ले जाया जाता है, और एनाटॉमी की लैब में जब ले जाया जाता है एक ऐसा टेबल होता है, उसके ऊपर डेड बॉडी रखी हुई होती है, और वो डेड बॉडी को फॉर्मेलिन में डाल के रखा हुआ होता है। तो फर्स्ट डे आपने खाया है नहीं खाया है, मॉर्निंग का सेशन से 8 बजे हमारी कॉलेज स्टार्ट होती है, और फर्स्ट डे इवन ये पूरे वीक चलता है कि मोस्टली 1 वीक तक ये रहता है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब वो एनाटॉमी की लैब में एंटर करते हैं तो वो जो फॉर्मेलिन की बदबू जो होती है उससे बहुत सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। बेस्ट डेज ऑफ द MBBS। तो ये सारी चीजें हम ये जो है वो सफर करते हैं। और जो हमारे प्रोफेसर है वो तो रुमाल नाक पे या कुछ भी बंद नहीं करने देते। यू हैव टू यूज टू इट। हाँ, और हम अभी यूज टू है। और बहुत सारे लोग आज भी मैंने देखा है कि सिर्फ खून देखकर जो है वो चक्कर खा के गिर पड़ते हैं, और बहुत सी क्रिटिकल कंडीशंस में जो है वो लोग पीछे हट जाते हैं। एक्सीडेंट्स होता है तो हाथ नहीं लगाते हैं कि हमारे पर आएगा। यही ईमान है ना कि आप अगर किसी की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो कोई भी डॉक्टर होगा। सी इट्स नॉट अबाउट हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। हमने हमारे सिलेबस में ये वर्ड्स देखे ही नहीं है कि ये है तो ये है, ये है तो ये है, और हम कभी डिफरेंशिएट नहीं करते। हमारे लिए तो हिंदू का हार्ट भी सेम है, और मुस्लिम का हार्ट भी सेम है, और क्रिश्चियन का हार्ट भी सेम है। हमारे लिए तो वो एक हार्ट है, वो एक ऑर्गन है, वो एक आप बोल सकते हो आपके घर का जो पंप होता है ना पानी चढ़ाने का, वो है जो आपके शरीर में जो है वो खून चलाता रहता है। तो हमारे लिए वो एक मशीन है। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं तो हमें पता है किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बहन, किसी की माँ खो देंगे, और हमारा कुछ नहीं जाता है उसमें। स्टिल हम क्यों ये सारी मेहनत करते हैं? बिकॉज वी वांट के हमें एक सर्विस देनी है। हमने ये चूज किया है टू बी ए सर्विस। गूगल ने ये चूज नहीं किया है कि आपको सर्विस देनी है, और गूगल पेड भी नहीं है। और दूसरी चीज, ये तो एक इमोशनल बात हो गई, बट दूसरी चीज ये भी है कि सी व्हेन डॉक्टर्स एंड पेशेंट का ये जो है, तो आप गूगल पे कोई एक चीज डालोगे,
फिर दूसरी चीज डालोगे, फिर तीसरी चीज डालोगे, गूगल सर्च करेगा, गूगल देखेगा, गूगल साइड इफेक्ट बताएगा, गूगल इफेक्ट्स बताएगा। आपने सब सही सर्च किया, सब बताएगा वो, आपने जो जो भी सर्च किया वो बताएगा। आपने कितना टाइम दिया उसके पीछे? कितने तो पूरा दिन दे देते हैं। दे दिया। अब आपको मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूं कि आप जो है गाड़ी निकालिए, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान और मिडल ईस्टर्न रीजन में घर से गाड़ी निकालिए, डॉक्टर के पास जाइए, 100-200 रुपए दीजिए, डॉक्टर तुरंत दवाई लिख के इमीडिएटली आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से बेस्ट मेडिसिन देगा। और अगर वो आपके लिए सही नहीं हुई तो आप वापस उसके पास जा सकते हो। और 200 रुपये में 15 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपका काम हो रहा है। जब आप गूगल पे पूरा दिन निकाल के यू आर गेटिंग नथिंग। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ना लाइफ में जो है, ये आपको गूगल नहीं दे सकता है। ये चीजें आपको खुद सीखनी पड़ेगी। और मुझे तो कभी कभी पुराने वाली जनरेशन अच्छी भी लगती है, क्योंकि वो लोगों का एक फैमिली डॉक्टर होता था। इवन ये चीज मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी देखी है कि बहुत सारे लोगों के जो है वो जीपीज फैमिली जीपीज हैं, वो उसके पास से ही दवाई लेते हैं। अब जितनी बार, सी मैं किसी डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूं, बट आप आपकी फैमिली का एक जनरल प्रैक्टिशनर एक जीपी डिसाइड कर लीजिए और उसके पास आप सारी फैमिली को लेकर जाइए, उसके पास आपका रिकॉर्ड रखिए। ये रिकॉर्ड रखने की वजह से, बार बार जाने की वजह से, उसको ट्रीटमेंट बताने की वजह से उसको आपकी पूरी हिस्ट्री याद होगी और उस हिस्ट्री के हिसाब से वो आपकी सारी ट्रीटमेंट करेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू डू इट लाइक दैट वे। सो ये आपके लिए भी बेनिफिटेड है और डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि आप जब नए पेशेंट के तौर पे हमारे पास आते हैं, हमें वो सारी चीजें जाननी होती हैं कि आपके शरीर में क्या चल रहा है। तो आपके हम रिपोर्ट्स करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, तो वो सारी चीजों में आपको ही एक्सपेंस होता है। और आप क्या बोलते हो कि ये डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो छुरा लेके बैठा है, कसाई है, ये तो डॉक्टर ही नहीं है, ये तो वो है, ये तो ये है। बट व्हाट यू आर डूइंग। और इंसान जो है ना, वो बहुत कमीनी नस्ल है, वो अपनी गलती नहीं मानेगा। आई नो कि कुछ डॉक्टर्स, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं इसी बात पे भी, कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसे भी हैं कि जो ऐसे काम करते हैं, बट कितने, 0.1% या 1%। बट वो काम करने पर क्यों मजबूर हुआ, वो आपने कभी सोचा है? उसके ऊपर क्या बीती होगी, तब जाके उसने ये काम किया। सो I always ask everyone to look in a bigger mirror. लास्ट में तो वो लोग भी डॉक्टर पास जाते ही है। हाँ, वो तो see, there is no options of a doctor, okay, no matter which pathology. Their Google knowledge. बहुत सारे डॉक्टर्स को हमने प्रैक्टिस में नहीं देखा, हम लोग कैसे कैसे पेशेंट, स्पेशली अगर फार्मेसी किया है, बीएससी किया है या कोई अच्छा एजुकेशन लेवल लिया है और वो गूगल पे सर्च करते हैं एंड देन दे ट्राई टू डिबेट विथ अस कि भाई आप एंटीबायोटिक में एमोक्सिसिलिन क्यों दे रहे हो, आप सिफेलोक्सेस्पोरिन क्यों नहीं दे रहे हो, आप ये क्यों नहीं दे रहे हो, आप वो क्यों नहीं दे रहे हो, आप एसिक्लोफेनाक क्यों दे रहे हो, आप पैरासीटामोल क्यों नहीं दे रहे हो, आप आइबुजेसिक क्यों नहीं दे रहे हो। सो वी आर द बेस्ट जज। इसी वजह से तो आप हमारे पास आए हो कि हमारा जजमेंट लेने के लिए और हमारी प्रिस्क्रिप्शन पर जो है वो दवाई लेने के लिए, और आप हमें ही गलत करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप अगर गूगल को सही कर सकते हो, मान लो कि वो दवाई आपने ली जो गूगल ने कहा है और एलर्जी हुई, तो आप किसको पकड़ोगे? जाओगे सुंदर पिचाई के पास। सुंदर पिचाई को जाकर करते थे। आपके लाइफ में कोई ऐसा एग्जांपल हुआ हो गूगल डॉक्टर्स का, आप हमारे साथ शेयर करना चाहे? अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की एक बात करता हूँ कि अलीजैन जितना ही एक बच्चा था 6 साल का, वो बच्चा फ्राइडे इवनिंग में मेरे पास आया था। अब फ्राइडे इवनिंग में जब मेरे पास आया तो मैंने देखा कि उसको थोड़ी सी सूजन है और दांत में सड़ा लगा हुआ है। तो मैंने उसको पेरेंट्स को ये कहा कि मुझे एक्सरे लेनी है और अभी के अभी ट्रीटमेंट हो जाएगी और ये अच्छा हो जाएगा। बट सूजन इतनी, कभी कभी माइनर स्वेलिंग होती है तो हम बीइंग डॉक्टर देख सकते हैं, बट पेरेंट्स नहीं देख सकते। तो सूजन जो थी वो माइनर थी। मैंने कहा कि हम लोग रूट कैनाल करके इसको जो है वो दांत को बचा सकते हैं और बच्चे को जो है वो कैप दे देंगे तो अच्छा हो जाएगा। बट
जब मैंने एक्सरे के लिए कहा तो उसके फादर ने कहीं पे एक्सरे के रेडिएशंस के जो है वो रेडियो एक्टिव जो चीजें होती है उसके साइड इफेक्ट्स पढ़ लिए थे। अब उन्होंने वो पूरी चीजें, तो मुझे ये सारे सवाल किए कि रेडियो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, मेरा बच्चा कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा, ये नहीं कर सकेगा, वो नहीं कर सकेगा। एंड ही इज थिंकिंग फॉर द 6-year-old kid like he can't give a babies, okay, and that's pathetic. I try to make them understand, but एक लिमिटेशंस होती है कि फिर हम लोग भी फोर्स नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, बेटर अगर एक्सरे नहीं ले सकते हैं तो मैं कुछ आगे ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उनको दवाई दी और मैंने कहा कि ये दवाई आप कंटिन्यू कीजिए और उसके बाद जो है वो आप अच्छा हो जाएगा, या नहीं होता है तो मंडे में आ रहा हूँ, तो आप मंडे आकर मुझे दिखा दीजिए, फॉलो अप कीजिए कि क्या है क्या नहीं, तो हम आगे क्या करना है वो प्लान कर सकते हैं। नॉर्मली यही होता है। फ्राइडे सैटरडे छुट्टी थी, मंडे मॉर्निंग 8:30 के करीब मैं क्लिनिक पहुंचा हूँ। दरवाजे के बाहर वो बच्चा और उसकी मम्मा दोनों बैठे हैं और इतना सूजन है ये दांत पर, इतना स्वेलिंग हुआ है और वो बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है, उसको बुखार आ रही है, वो कोई चीज खा भी नहीं पा रहा है। और अब उसकी मम्मी कह रही है कि आप ट्रीटमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। सी बीइंग डॉक्टर मैं चाहूं तो उसको रिफर भी कर सकता हूं, बट कभी कभी हमें पेशेंट के फिजिकल कंडीशन से, जैसे कि गूगल है, गूगल आपकी फिजिकल कंडीशन नहीं देखता है, आपके फिजिकल कंडीशन से हम कभी कभी पता लगाते हैं कि ओके इकोनॉमिकल इनको इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा। मैंने ये सोचा कि मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं पेशेंट को अंदर लेके गया, मैंने बातचीत में, हम लोग नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या दवाई कैसे ली थी, ये वो। तो उसकी मम्मा ने बताया कि हमने घर जाके जो है वो दवाई तो ली नहीं है, क्योंकि उसके पापा ने बोला था कि ये दवाई तो यूजलेस है। उसकी जगह पर जो लौंग आते हैं उसका तेल जो है वो लौंग और आई गेस अजवाइन और उसका तेल बनाया कुछ, और वहाँ पे रुई लेकर वहाँ पर रख दिया और फिर लौंग को जो है वो उसमें पीस कर वहाँ पे दबा कर रख दिया। नाउ जो ओपन कैनाल्स थी, जो ओपन इन्फेक्शन था, उसको उन लोगों ने क्लोज कर दिया, ओके, दबा कर। हमारी मेडिकल कंडीशन हाँ, उसको बुखार और वो थी, तो उसको रखे और यहाँ पर गर्म पानी का वो शेक किया, गरम ठंडा गरम ठंडा। तो उसकी वजह से एक तो ऊपर से बंद है और नीचे जो है वो आप गर्म पानी का और ठंडे पानी का शेक कर रहे हो। सो एटमॉस्फेरिकल जो चेंजेस हैं वो भी हो रहे हैं। एक तरफ आपने बंद कर दिया है, आप एंटीबायोटिक ले नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। देन आई स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। इमीडिएटली मैंने जो है वो पल्स ड्रेनेज किया। पल्स ड्रेनेज करने के बाद जो है वो मैंने उनको बोला कि 3 दिन के बाद आइए। सोचिए कि 3 दिन में इतना फर्क पड़ सकता है। अब आपका एक गूगल नॉलेज, आप तो सफर नहीं हुए पर आपका बच्चा सफर हुआ है। आपने फाइनेंशियली भी बर्डन लिया, आपने स्ट्रेस भी लिया, आपने मेंटल स्ट्रेस भी लिया, फिजिकल स्ट्रेस भी लिया, और बच्चा तो जो परेशान हो रहा है वो एक अलग चीज है। वही है, गूगल ने आपको नहीं बताया कि यहाँ सूजन है तो यहाँ आसपास कौन सी नर्व्स है, कौन सी आर्टरीज है, क्या सेंसेशन होंगे, वो गूगल आपको नहीं बताएगा। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि गूगल जो है वो आपको सिम्टम्स के हिसाब से जो है वो एक, उसमें जो इनपुट्स हैं वो आउटपुट्स देगा। वो एक मशीन है, सही है। उसमें आप मैदा डालोगे वो बन बाहर निकालेगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं है। या कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए आप, MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी या ब्लड रिपोर्ट, हर रिपोर्ट के नीचे लिखा हुआ ही होता है, प्लीज काइंडली डू क्लिनिकल कोरिलेशन। क्लिनिकल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वही तो फिजिकल जो मैं बता रहा हूँ वो यही है ना कि फिजिकली आप जब तक पेशेंट को नहीं देखते हो, क्योंकि फिजिकल में हमें सिखाया जाता है, आप गैट देखिए उसका, आप उसकी बॉडी टेम्परेचर देखिए, आप उसके पल्स देखिए, आप दूसरी चीजों से कंपेयर कीजिए, और यही तो हम लोग 8 साल 10 साल 5 साल पढ़ते हैं। ओके, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गाइडलाइन ही है, स्क्रीनिंग गाइडलाइन। हर एज के हिसाब से स्क्रीनिंग जरूरी है, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री, उस हिसाब से, हर हिसाब से वहाँ पे एज वाइज स्क्रीनिंग है यहाँ पे। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अगर आप कैंसर डिटेक्ट करते हो या कोई भी बीमारी डिटेक्ट करते हो तो आपको उसके लिए जो है वो बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट मेडिसिन आपको दी जा सकती है। आप अगर एवरी 6 मंथ्स चेकअप करवाते हो तो आपकी जो मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ेंगी नहीं। इनिशियल स्टेज पे ही हम डायग्नोस कर सकते हैं, और इनिशियल स्टेज पे जब डायग्नोसिस होता है
तो आराम से हम लोग जो है वो उसका बेटर रेजोल्यूशन ला सकते हैं और उसकी बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और दुनिया की सारी मेडिसिन जो है इवन कैंसर के इनिशियल स्टेज में भी इफेक्टिव है। पर अगर आप 3rd स्टेज 4th स्टेज पे डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा रेडिएशन करवानी है, सर्जरी करवानी है, 20 लाख होंगे, 25 लाख होंगे, तो उसमें डॉक्टर की गलती क्या है? मेडिकल इज ए एक्सपेंसिव ब्रांच और यहां पर जो है वो इसी वजह से लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं, जबकि फॉरेन कंट्रीज में जो है वो इंश्योरेंस ले रहे हैं और इंडिया में जो है वो इंश्योरेंस नहीं है। इसी वजह से आपको इतना एक्सपेंसिव हो रहा है। आप अगर इंश्योरेंस लोगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है जहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट होते, लेकिन पब्लिक नहीं जाना चाहती गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट वहां पे एक ही चीज का आपको प्रॉब्लम है कि आपका नंबर आने में थोड़ी देर होती है, वेटिंग जो है वो इंडिया में। बट स्टिल आई एम सेइंग आफ्टर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन हेल्थ केयर, मैंने ये देखा है कि आप कुछ वेटिंग नहीं कर रहे हो और आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रही है और वो भी मुफ्त में मिल रही है आपको। सही है। जबकि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए भी इंश्योरेंस है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए तो इंश्योरेंस है, उसके अलावा अगर आपको अंगूठे में फ्रैक्चर होता है तो अगर ऑर्थोपेडिक की अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको फ्रैक्चर हुआ है और अपॉइंटमेंट लेनी है तो आपको 6 महीने लगेंगे। जबकि इंडिया में वही ट्रीटमेंट आपको ऑर्थोपेडिक बोलेगा चल रूम में प्लास्टर करेगा, रख के वो टेक्नीशियन ही वो सब करके आपको भेज देगा कि चलो ओके एक्सरे लेके देख लेंगे और आपको भेज देंगे। सो इंडियन मेडिकल सिस्टम इज रियली फास्ट, बट वहां पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती है। एवरीडे हम जो है वो 1000-1500 केसेस देखते हैं सिविल हॉस्पिटल्स में। कि ऑस्ट्रेलियन मेडिकल सिस्टम गलत है। यहाँ पे ऐसा है कि जो इमरजेंसी कंडीशन उसे प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर सिस्टम है, यहाँ इंडिया में जो है वो सिस्टम इतनी पावरफुल नहीं है जितनी यहाँ पर है कि यहाँ पे जीपी स्पेशलिस्ट का रेफरेंस तब तक नहीं देगा जब तक उसको स्पेशलिस्ट को दिखाने जैसा लग ही नहीं रहा है। और स्पेशलिस्ट जो है वो अगर आपको उसने रेफरेंस दिया और आपने अंडरटेक किया तो वो आप जब तक ठीक नहीं होते हो तब तक आपकी केयर करेगा। सो आपकी बीमारी का जो है वो 100% इलाज जब तक नहीं होता है तब तक वो आपको एक अच्छे से ट्रीटमेंट मिलती है यहाँ पर। लास्टली आप कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों से? बहुत कुछ कह दिया है। नथिंग मच टू से, बट आई फोर्सफुली 2-3 चीजों पे मैं फोकस करना चाहूंगा। एक चीज जो है वो आप रेगुलर चेकअप करवाइए जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हर 6 महीने एक डॉक्टर को पकड़ लीजिए, नो मैटर वो कौन सी पैथी करते हैं, बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपके जो भी डॉक्टर्स हो वो आपको पहले से जानते हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री जानते हो, या किसी भी एक डॉक्टर्स के पास रहिए और उसको सारे रिपोर्ट्स, उसकी सारी जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो आप उसको दिखाते रहिए। हर 6 महीने में चेक करवाते रहिए और रिपोर्ट्स लेते रहिए। सो इसकी वजह से एवरी 6 मंथ्स अगर आप करते हैं, या मैं कहता हूं कि कभी कभी कुछ डॉक्टर्स तो जो है वो अगर उनकी ओपीडी ज्यादा भी होती है तो वो आपको 1 साल में एक बार बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स आपको हर 3 महीने में या 6 महीने में, ऐसा जरूरी नहीं। अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है तो आप 2 साल में कराइए। लेकिन अगर आप डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, आपके कोई पास ऑपरेटिव हिस्ट्री है, then it is mandatory to do every 6 months। वही मैं कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर्स पे रहने दीजिए कि वो आपका फैमिली हिस्ट्री जब जानता होगा ना, वो आपको पूरी तरह से जानता होगा, आपकी फिजिकल कंडीशंस को जानता होगा। ही इज द बेस्ट पर्सन टू टेक द डिसीजंस। सो उसके डिसीजंस को जो है वो आपका एक मशीन के साथ कंपेयर मत कीजिए और वो जो डॉक्टर जो सलाह दे रहा है उसको मानिए। हो सकता है कि कभी मैं और जकिया भी किसी को कुछ सलाह दे रहे हैं, बट वो हम दोनों की भी डिफरेंस हो सकती है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एक डॉक्टर्स को दिखाते हो और दूसरे को दिखाते हो, तीसरे को दिखाते हो, चौथे, फिर आप कंपेयर करोगे कि ये 4 में से ये 3 सही कह रहे हैं तो यही बीमारी हो सकती है। हो सकता है वो चौथे वाला ही सही हो, आपको पता ही ना हो, उसने ज्यादा पढ़ा, उसने ज्यादा पेशेंट उसके देखे हो। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ऑटिज्म का। अब अगर इंडिया में ऑटिज्म है तो 90% जो है वो जो जीपी कर रहे हैं, 80 to 90% जीपीज जो है वो ऑटिज्म के केसेस नहीं पकड़ सकते इजीली, और स्पेशलिस्ट जो है वो ज्यादा चार्ज लेगा और इजीली वो तुरंत ही देखने के साथ बता देगा कि ये ऑटिज्म का पेशेंट है, ये जनरल पेशेंट नहीं है। और कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन है, आप गूगल पे सर्च करोगे ये वो,
बट आप जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे वो आपको देख के ही बता देगा। तुरंत आपकी 4-5 सिम्टम्स बोलोगे वो तुरंत बता देगा। डिप्रेशन है आपको या एंजाइटी है। सो ये सारी चीजें जो है वो आप ऐसे ही सिंपली कर दीजिए, और गूगल जो है वो खुद गूगल कह रहा है कि मैं सही नहीं हूं, और आप उसको सही मान रहे हो। ऑलवेज ट्राई टू गो टू योर क्लोजेस्ट एंड नियरेस्ट डॉक्टर्स, विजिट देम, टेक देयर ओपिनियंस, टेक देयर मेडिकल एडवाइसेस, और कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। सी वी आर ह्यूमंस, तो हमें क्वेश्चन होते हैं। तो आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट ट्राई टू डू कि आप आपके डॉक्टर्स के पास जाइए और उससे बात कर लीजिए। कितने 200 रुपए में तो बात कर रहा है बेचारा। और कुछ डॉक्टर्स तो मैंने ये भी देखे हैं जो 20 रुपए में भी प्रैक्टिस करते हैं, जो इनिशियली बिगिनर्स होते हैं। तो आप सिर्फ 20 रुपए के लिए या 50 रुपए के लिए या 200, और आप तंबाकू खाने में 2000 रुपए बिगाड़ देंगे, पर आप कभी नहीं सोचेंगे ये चीज। सो ऑलवेज गिव द प्रायोरिटी टू योर हेल्थ, एंड हेल्थ इज अ वेल्थ। एक्सरसाइज कीजिए, जितना ज्यादा बने उतना अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। ये जो 200 रुपए आप डाल रहे हो वो आप एक इन्वेस्टमेंट ही है आपके शरीर पे। आपको अगर बीमारी नहीं है कोई बात नहीं, 200 रुपए में डॉक्टर कोई करोड़पति नहीं हो जाता है। उसके जो एक्सपेंसेस है उस पे तो हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं और उसकी सारी क्राइटेरिया जो है, जो अगर आपको रियल एक्सपेंडिचर्स डॉक्टर्स के बता दिए तो आप कभी कभी ये सोचोगे कि हमें डॉक्टर्स बनना ही नहीं है। सो इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सिनारियोज। बट अभी जो हम लोग टॉपिक है वो गूगल और उसका है, तो मैं आई ऑलवेज सजेस्ट 2 मिनट बेटा, आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जो है वो आपके क्लोजेस्ट डॉक्टर से मिलिए और उससे बात कीजिए और उसको आपकी जो भी सिचुएशन है वो बताइए, और वो आपको बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशंस देंगे। थैंक यू डॉक्टर वाजिद, आपने हमें इतना टाइम दिया उसके लिए। एंड वन लास्ट टेक होम मैसेज, बी अ स्मार्ट पर्सन, नॉट अ गूगल डॉक्टर। थैंक यू।